अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। अखंडता का फर्स्ट प्रतीक विश्वविद्यालय कहिए। आज हम गुरुत्व आरक्षण मीन ग्रेविटी की बात करेंगे। सबसे पहले ये सवाल आता है कि आइजैक न्यूटन ने एप्पल देखकर दुनिया को ग्रेविटी के बारे में कहा है, यही हमें पढ़ाया जाता है। मगर इस विषय के बारे में हम क्या जानते हैं, हमारा विश्व क्या कहता है, उससे पहले क्या था, वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरा धर्म अखंडता है और अखंडता का जानना ही मेरा परम धर्म है, वही लक्ष्य है, वही पैदा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी अनमोल डिस्कवरी या आविष्कार है वो दिव्यांग है, जिसके 3 हिस्से हैं। फर्स्ट 22/21, जिसे फर्स्ट जनरेशन या क्रिएशन कह सकते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा कह सकते हैं। 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो हर परफेक्ट ऑब्जेक्ट में देखा गया है। इसे हम विष्णु के 10 अवतार के साथ भी जोड़ सकते हैं। 0.34419 थर्ड स्टेप रेजोल्यूशन है, जिसे हम लॉर्ड शिवा के साथ या अंतिम मैचुरेशन की बात करते हैं। इन विषयों को साइंटिफिक तरीके से मैंने आध्यात्मिक और आत्मिक और वैज्ञानिक अखंडता से दिखाने की कोशिश की है। मुझे खुशी है कि मैं इस चीज को समझा पा रहा हूं। आप इसको ध्यान में रखते हुए हम ग्रेविटी को भी देखने की कोशिश करेंगे। दिव्यांग अपने आप में एक मैथमेटिकल डिजाइन है, अर्थमेटिक डिजाइन है, जो अपने अनमोल है। और 2015 में पहली बार मैंने इसे रिकॉग्नाइज किया था, देखा था, जाना था, पहचाना था। इससे पहले इसका वर्णन नहीं है। उससे पहले जितने भी मैथमेटिकल डिजाइन हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न मैथमेटिक्स के कारण से हम दुनिया को जानते हैं। मगर मेरा मानना है वो विचारधारा काफी हद तक गलत है। उन गलतियों को कम करके अखंडता के पास जाना है तो हमें दिव्यांग को लेना है। और दिव्यांग अपनी जगह एक मैथमेटिकल डिजाइन है। और मेरा मानना है हर मैथमेटिकल डिजाइन को भी आप एक सिंबल में बदलना चाहिए, क्योंकि सिंबल वो कारण है जिससे हम जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी हैं, उनमें काफी गलतियां हैं। एक से तब दूसरों को समझाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें वो नजर आता है। और मैं चाहता हूं कि दुनिया अखंडता को जाने, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। अगर हम मैथमेटिकल डिजाइन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बदल दें, तो मैं समझता हूं वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसमें आप बाहर का ऑर्बिट है, वो 22/21 रेशो में है, ये जीवन का सत्य है। इसमें सेंटर में आप 10 स्टेज डेवलपमेंट देख सकते हैं और साथ में पंचभूतों को भी देख सकते हैं। हर चीज उसी तरीके से मैंने इसमें दिखाई है। इसमें दुनिया का सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता इसी में छुपी है। मुझे दिव्यांग और इसको जोड़ के साथ दुनिया को सबको दिखा सकता हूँ। मुझे किसी तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं यही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अगर आप अखंड को जान ले, आप दिव्यांग को जान ले, आप कुदरत को जान सकते हैं और पहचान सकते। जब तक कुदरत को समझेंगे, परफेक्ट थ्योरेटिकल नॉलेज को समझेंगे, तो आगे चलने का आपका प्रयत्न पूरा सफल होगा। पूर्णता के साथ, अखंडता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि यूनिफाइड फील्ड की कुदरत जितनी भी चीजें हैं वो मिलकर हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, दुख होता है, परेशान होते हैं, जिसका हल हम जमीन पर नहीं ला पाते हैं, हम सीधा आसमान की तरफ देखते हैं। यही मॉडर्न साइंस की भी कोशिश है। यही कोशिश हर मनुष्य की शुरू से ही रही है। वेद से भी रही है, वेदांत में भी रही है, उपनिषद में भी रही है, पुराणिक स्टोरीज में भी रही है, एपिक्स में भी रही है, पूरी दुनिया में रही है। सब जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज जानकर हम कुदरत के साथ हमेशा जुड़े रहें और सच्चिदानंद का अनुभव करें। यही जीवन का वो सी यूनिफाइड फील्ड है, जिसे आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आप यूनिफाइड जो फील्ड है, उसके 4 हिस्से हैं। वही 4 हिस्से मैंने आज पहली किताब अखंड एन एसेंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो 2002 में पब्लिश हुई थी, मैंने दिखाई थी। ये उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटी है।
वो चीज ये दिखाती है कि कैसे फोर्स मैटर को एक दूसरे की तरफ, जब प्लैनेट की तरफ ले जाती है। मैं यही कहूंगा कि दो मैटर को एकत्रित करने का काम जो है वही ग्रेविटी है। और दूसरी चीज जो आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। द फोर्स स्प्रेड थ्रूआउट द यूनिवर्स एंड कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक इलेक्ट्रिक है, दूसरा मैग्नेटिक है। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों साथ में हैं, और दोनों को जानने के बाद ही हम कुदरत को समझ सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बहुत वर्णन है, बहुत फिजिक्स है और लिखा गया है। आगे तीसरी चीज है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ जोड़ती है। अब ऑर्बिट स्ट्रक्चर को आप एटम एलिमेंट्स को देख लें, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो फिक्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन को उसके साथ जोड़ता है उसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये तीसरी फोर्स है। जो चौथी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से जोड़ती है। तो आप इसमें देख लीजिए, एक सेल है, एक एटम है, एलिमेंट है, उसके तीन हिस्से हैं। जो बाहर का है वो इलेक्ट्रॉन है, जो हमें दुनिया की तरफ ले जाता है। और जो चीज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है अंदर हैं, जो हमें शक्ति देते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम शक्ति कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को शक्ति कहते हैं। यही मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको शक्ति समझ आ जाए, शिव और शक्ति समझ आ जाए, आप कुदरत को समझ सकते हैं। तो इसके आधार पे जिसने यूनिफॉर्म फोल्ड की चार चीजों को जान लिया है, वही ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी अखंडता के साथ, कुदरत के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि कुदरत के साथ जुड़ने के लिए संपूर्ण ज्ञान का होना जरूरी है। अधूरे ज्ञान से कुछ नहीं होता है। रिलेटिविटी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, इम्पेक्बल विजडम में ही सत्य है। और वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अब सत्य पे, अखंडता पे, दुनिया में वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान देना चाहिए जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब आगे चलते हैं। अब ग्रेविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी जो डेफिनेशन है वो एक इनविजिबल फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते, निरंकार निर्गुण ब्राह्मण की तरह है, फोर्स है, फॉर्मलेस है। मगर एक चीज को हम अनुभव कर सकते हैं, और इससे अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी है, जो जिसके आधार पे कोई भी चीज हम ऊपर फेंकें वो नीचे की तरफ आ जाती है। वो क्या से आती है, उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो एनिमेशन ऑफ ग्रेविटी इज एट वर्क ऑन अर्थ, और जहाँ पे प्लैनेट में है, दुनिया के हर चीज में है। इससे ही अट्रैक्शन होती है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक ग्रेविटी है, जिसके आधार पे हम उसे कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, मैं चेतना भी कहता हूँ। और इसमें मैं वो चीज भी दुनिया को दिखाना चाहूंगा जो आज तक शायद लोगों ने सोची हुई, मगर दुनिया को दिखाने की कोशिश नहीं की है। आप जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो डिस्क्राइब करते हैं, वो कर्व इन स्पेस की बात करते हैं, जो हर ऑब्जेक्ट के पास है। वो भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। वेयर न्यूटन प्रैक्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं एज सच। मगर उसके अंदर क्या है वो बाद में है, वही देखने की कोशिश करेंगे। अगर फिजिक्स के तरीके से देखा जाए, ग्रेविटी का मतलब लैटिन वर्ड्स वेट्स के निकाला गया है। हर चीज के वेट के आधार पे गिरता है, जिसका ग्रेविटी का मतलब वो है। मगर इसकी मेन इंटेंशन ये है कि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स दैट हैव मास। हर चीज में मास है, और मास का जो बेसिक आधार है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन भी उसका हिस्सा है। मगर इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत कम है। वो इतना कम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने 1036 वीकर है। तो इस आधार पर मैं यही कहूंगा कि ग्रेविटी कहीं ना कहीं जो चीज इलेक्ट्रॉन की तरीके से बाहर जा रही है उस पे ही आधार है। यही जीवन का सत्य है। मैं दुनिया को समझाने की कोशिश, ताकि पूरे ज्ञान को अखंडता की तरह समझिए, अधूरा मत समझिए, गोटा मत मारिए, कंसेप्ट को समझिए। क्योंकि पूरा ज्ञान जानने से ही
आपके मन में सरलता भी होगी, सहजता भी होगी और कुदरत को समझ सकेंगे। तो मैं मानता हूँ कि मैंने ग्रेविटी की डेफिनेशन दे दी है कि ये अब हर ऑब्जेक्ट में एक इनविजिबल फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई है। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ ले जाता है, बाहरंगी है। मेरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंतरंगी है। मगर मैं आज यही दिखा रहा हूँ कि मेरे जीवन में मैंने बाहर को बाहर से नहीं देखा है, अंदर से बाहर देखा है। इसलिए मैं अखंडता को समझ सकते हैं। अगर हम बाहर की दुनिया में रहेंगे तो रिलेटिविटी रहेगी। अगर आपको अंदर आना है तो अखंडता उभर के आएगी। तो पहले हमें अंदर से अनुभव करना है अपने जिस्म में, अपने अंदर में ग्रेविटी लानी है। जो मेरी अंतरात्मा है, हीलियम 4 है, जब मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ, अंदर से देखता हूँ, तो मुझे हर चीज़ आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि मेरा वही ज्ञानी है, वही विज्ञानी है, वही प्रज्ञानी है। मेरी जो वॉइस ऑफ साइलेंस से बात मैं जो कर रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, अदिति की आवाज़ है, कुंडलिनी की आवाज़ है। यही जीवन का सत्य है। अब मैं अंदर से बाहर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं दुनिया को दिखाना। जब तक इंटरनलाइजेशन नहीं होगी, कुंडलिनी योग अखंड योग की तरफ नहीं बढ़ेगा, अंदर से आप नहीं देखेंगे, तो आप कुदरत को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। वही अनुभव करने के बाद मैंने दुनिया को दिखाया है कि मेरे पूरे दिमाग में, मस्तिष्क में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में देखी जाती है, चाहे आंखें बंद हो, आंखें खुली हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। यही चीज आकाश कोश की भी है। जो दोनों मिल जाते हैं, मुझे पूरा ज्ञान अंतरात्मा के माध्यम से आकाश कोश से मिल जाता है, जो वहां पे रिकॉर्ड है। मेरी इंफॉर्मेशन किताबों से नहीं, आकाश कोश से आती है। वो भी मैंने दिखाया। मैं शायद पहला ही इंसान हूँ जिसको कर पाया है, शायद इसलिए मैं वहां तक पहुंच पाया हूँ। अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं आइजैक न्यूटन की तरफ। उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा था, और देखने के बाद ही उन्होंने ग्रेविटी के बारे में जिक्र किया था। इसका अलग अलग लोगों ने अलग किस्म का वर्णन किया है। कोई कहते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, कोई कहते हैं ट्रिनिटी कॉलेज में है, तो कुछ वो कहते हैं कि उन्होंने अपने ही घर में 1666 में देखा था। अब क्या है, इसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जीवन का सत्य ये है, एक एप्पल ट्री था, उसमें एक एप्पल था। जब वो नीचे गिरा, उन्होंने देखा, उनको एक अनुभव हुआ। उसके आधार पे उन्होंने ग्रेविटी को दुनिया के सामने पेश किया है। और जितने भी मैकेनिकल लॉज हैं, आज से ऑलमोस्ट 350 साल पहले की बात है कि वो विज्ञान अपने आप में महान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं आइजैक न्यूटन को भी एक ऋषि महर्षि की तरह देखता हूँ, जिन्होंने साफ शब्दों को दुनिया को कहा कि उनका पूरा ज्ञान जो भी उनसे पहले लोगों ने दिया है उस पे आधार है, उसके आधार पे ही वो समझकर आगे दिए हैं। ये भी जीवन का एक सत्य है हर इंसान के लिए। अगर मुझे कोई पूछे, जो जो मैंने पाया है, मैं इसलिए पाया क्योंकि ये ज्ञान है। अब ज्ञान में क्या गलती है वो ढूंढना मेरा काम है। और दूसरा, आज के इंस्ट्रूमेंट इतने बढ़िया हैं जिसमें मल्टी आसान से वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो मेंटली इतना आसान नहीं है। मगर किए हैं हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, अखंड ऋषियों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो काफी हद तक कामयाब हुए थे। मगर यहाँ पे एक सीमा थी, आज से 350 साल पहले, जो आज के दिन में नहीं देखा जाता। ये जीवन का पहला सत्य है। और दूसरे के ग्रेविटी के अर्थ के जो फार्मूले हैं, वो इस में दिशा में मैंने दिखाए हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको आसानी से समझ नहीं सकते हैं। मगर इस दिशा में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो 1 के बराबर है, और सूरज की 28 है, 28। और जहां तक चंद्रन की है वो 16 है, या 16% ऑफ अर्थ का ही है। 0.16 वो है, अर्थ का 1 है, और सूरज का 28 है। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। इस स्टेशन में इससे ज्यादा जाने से आम आदमी को समझ नहीं आएगी। मगर अगर जो जानना चाहता है वो समझ सकता है, इसके लिए पताक पड़े हुए हैं। आप आइजैक न्यूटन ने कौन सी चीज का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला निकाला था कि हम ग्रेविटी फोर्स को देख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो एफ है,
ग्रेविटी का है वो m1 m2, वो मास है एक और दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो उनका डिस्टेंस है उसको रेडियस स्क्वायर से अगर करें तो आप इस मात्रा पे आ सकते हैं। जो उनका फॉर्मूला था, उसके आधार पे उन्होंने ग्रेविटी को दुनिया के सामने दिया था। ये माननीय है, ये मैन मेड कंसेप्ट है, मगर काफी हद तक ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप देखें तो पाई भी कहीं ना कहीं इसी के साथ जुड़ी हुई है, दिव्यांक रेशो भी उसी तरीके से जुड़ी हुई है, और जो भी है वो अपने आप में फार्मूले हैं, मगर वो इतने संपूर्ण नहीं है जो दिव्यांक में आप देख पाएंगे। दिव्यांक बहुत ही सरल है, सहज है और अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सिंपल है, सारी चीजों को और भी कम कर सकता है। मेरी कोशिश यही है कि हमारी सोच भी समझ भी बहुत सरल हो, हमें वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े जो हर इंसान की सोच से बाहर हो। एक हर इंसान सिंपल अर्थमेटिक को आसानी से समझता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही आधार है, वही सिंप्लीफाइड मैंने दिव्यांक में दिया हुआ है। अब जब ग्रेविटी की बात आती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आती है, उन्होंने जब कर्व को बीच में लाया था तो उन्होंने उसके आधार पर दुनिया को दिया है कि सन भी कर्व के साथ है, जो ऊपर का है लेफ्ट टॉप में है वो सन के बारे में है, और दूसरा वाइट ड्वार्फ के बाद वो नीचे आ जाता है और बाकी चीजें और नीचे आ जाती हैं। इसके आधार पर डार्क होल्स और दूसरी चीजों को जाना गया था, और जहाँ पे मैं महर्षि श्रीनिवास रामानुजम को लाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही जो मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया है, इसके आधार पे हम डार्क एलिमेंट्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं। आइजैक न्यूटन की अपनी कंट्रीब्यूशन है, आइंस्टाइन की अपनी कंट्रीब्यूशन है, और दूसरी तरफ जो फार्मूला महर्षि श्रीनिवास रामानुजम ने आइंस्टाइन से पहले ही दिया था भारत आकर, जिससे ये देखा गया है, वो भी बहुत माननीय है। अब इसको लेकर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अखंड भारत में इस विषय को दुनिया को कैसे समझाया गया है। और मैं जानता हूं कि ग्रेविटी को आप समझना है तो आपको पदार्थों की तरफ समझना है। अगर पदार्थ में दो किस्म के पदार्थ हैं, एक वो जो जीवित हैं, जो चलते हैं, काम करते हैं, जिसमें अट्रैक्शन है, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी चीज है वो जो संपूर्ण है। जब हम संपूर्ण की बात करते हैं, तीन चीजें बाहर उभर के आती हैं। जब मैं अदिति कहता हूं, वो हीलियम 4 है, वो अपने आप में संपूर्ण है, जिसे आत्मा की तरह कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मर नहीं सकता है। जिसने उसको जान लिया वो एक कैटलिस्ट को समझ लेगा, वो संपूर्णता को समझ लेगा। और हर इंसान अपने आप में वो संपूर्णता ही लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे हम मनुष्य हों, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो एलिमेंट्स हों, जो भी है सब में संपूर्णता ही जरूरी है, फिर ही स्टेबिलिटी आती है। ये हर लेवल पे है। तो जो दक्षिण भारत का कंट्रीब्यूशन मैं ये कहूंगा कि तमिल लॉर्ड शिवा जो तंजौर टेम्पल में है, इस पिक्चर में है। अब इस पिक्चर को तो सबने देखा है, इसमें काफी विषय लिखा गया है, ताओ और फिजिक्स में भी इसका वर्णन है, सर्न ने भी इसका इस्तेमाल किया है, नासा भी इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया इसे महान मानते हैं। मगर जहां तक कि मैं जानता हूं, इसमें मैं वो विषय दिखाना चाहता हूं जो शायद किसी ने देखे नहीं है। अगर आप ऊपर का सिंबल देखें, वो आर्गन का है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी है। वो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, जिसके अंदर के ऑर्बिट में 2 हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है। ये 2, 8 और 8 18 है। अगर आप इस पिक्चर को देखिए, जो बाहर का सर्कल है वही शून्य है। मैं समझता हूँ वही इंफिनिटी है। जिसने उस शून्य को समझ लिया, वो अपने आप में पूरी सृष्टि को समझ सकता है कि जो सृष्टि शून्य से शुरू हुई है, शून्य में है और शून्य में जाएगी। मगर शून्य का मतलब ये नहीं कि वो एम्प्टी है। मैं शून्य को एम्प्टी नहीं समझता हूँ, जो लाखी लोगों ने दिखाया है। मगर हर चीज में, हर तरीका से एक संतुलन है, एम्प्टी चीज कोई नहीं है। कोई भी चीज देखेंगे उसमें कुछ है। चाहे आप ये कह सकते हैं कि प्लस और माइनस को मिला के जब दोनों का संतुलन 0 हो जाए, उसे ही शून्य कहना चाहिए। ये भी एक विचारधारा हमारे शास्त्रों में है, मैं समझ पाया हूँ, वही चीज इसमें दिखा रहा हूँ। अगर इसमें देखें, एक हाथ
एक लाइट ऊपर है, रोशनी जो ऊपर की तरफ जाती है, जिसे हम एवोल्यूशन कह सकते हैं, और जो नीचे की है उसका काउंटर है, जो एक मनुष्य को दिखाने की कोशिश किया, अपनी गलतियों को, कमियों को ठीक करने का जो प्रयत्न है, वो इन्वोल्यूशन है। जो इन्वोल्यूशन और एवोल्यूशन को समझ लेता है और अपने इन्वोल्यूशन को खत्म करके संपूर्णता लेके आ जाता है, वही हीलियम 4 बन सकता है, वही ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी बन सकता है। अगर दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड में देखें, 8 रोशनी है और राइट साइड में 8 रोशनी है। जिस सेकंड और थर्ड सर्कल है, कभी आपने सोचा है कि इसमें आर्गन है? अगर आप सिर के बालों की तरफ जाते हैं जो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों तो 5 और 5 हैं। पंचभूतों की बात है, क्योंकि हर चीज पंचभूतों से शुरू होती है, पंचभूतों में आती है, पंचभूतों में रहती है। मैं दुनिया को यही दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि वगैरह थे, उन्होंने मैथमेटिक्स को सिंबॉलिक लैंग्वेज से दुनिया को दिया था। आज का मैथमेटिक्स, मॉडर्न साइंस भी सिंबल और एब्रीविएशन के आधार पे ही समझ सकते हैं, बिना उसके नहीं किया जा सकता। वही ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान हमारे ऋषि महर्षि वृगर्षि और कंठ ऋषियों ने किया था, यही चीज इसमें नजर आती है। आप इसमें एक हाथ जो है वो ऊपर का है, दूसरा हाथ नीचे का है, ये भी आप दिव्यांग में देख सकते हैं। 10 आप गॉडेस गायत्री में देख सकते हैं और 18 आदि पराशक्ति में देख सकते हैं। इसलिए आर्गन, नियॉन और हीलियम ही 3 ऐसे स्टेबल हैं जो संपूर्ण है। जो क्रिप्टॉन और जिनॉक्स है वो स्टेबल नहीं है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। सृष्टि यहाँ से माँ ब्रह्मांड से शुरू हुआ था, हमारा ब्रह्मांड नियॉन से शुरू हुआ था, और हमारे अंतर हीलियम अद्वितीय है। जो ये समझ लेगा वो सृष्टि को समझ आसानी से समझ सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आधार पर ही मैं दुनिया को देख पाया हूँ। यही जीवन का सत्य है। अब इस पिक्चर को देखिए, ये बहुत पुरानी पिक्चर है, शायद इंटरनेट में नजर भी नहीं आती है, मगर मुझे खुशी है कि मेरी आत्मा ने ये पिक्चर मुझे काफी साल पहले ही दी थी। इसमें भी आप 18 आर्म्स की देखते हैं। ये आदि पराशक्ति की पिक्चर है। क्या हमारे ज्ञानी इतना जानते थे कि हर आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही शक्ति है? हमारे ज्ञानी तो जानते थे, उन्होंने अपने तरीके से दिखाया, मगर लोग समझे नहीं, क्योंकि उन्होंने समझने की कोशिश नहीं है। हम वो मूर्तियों में वो मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढने की कोशिश नहीं करते जो हकीकत में उसमें है। यही चीज मैंने बार बार दुनिया को दिखाकर अखंड तक लाने की कोशिश की है। जिसने अखंड को समझ लिया, सारी सृष्टि को आसानी से समझ सकता है। ये भी जीवन का एक सत्य है। अब आगे चलते हैं। अब उसी पिक्चर को कश्मीर में स्पंदन क्रिका की तरीके से दिखाया गया है। दक्षिण भारत में नटराज की पिक्चर है, और उत्तर भारत में कश्मीर शैविज्म जो स्पंदन है, स्पंदन का मीन वाइब्रेशन है। मैं वही कर्व की बात करता हूँ, वही चीज है। हर चीज जो मूव होती है वो स्पंदन से ही होती है। जिसी चीज को आप कुंडलिनी में देख सकते हैं, ये नाड़ियों का आधार भी वैसा ही है। और तंत्र विद्या जो कश्मीर शैविज्म के साथ जुड़ी हुई है, वो अपने आप में बहुत महान विज्ञान है। क्योंकि मैं वहां पैदा हुआ था और दक्षिण भारत में रहता हूँ, इसलिए मैं दोनों को जानने का सौभाग्य मुझे मिला है। शायद इसलिए मैं समझकर इसको दुनिया के सामने आसानी से पेश करता हूँ, क्योंकि मेरा आधार कश्मीर शैविज्म तंत्र विद्या के साथ भी है, और दक्षिण भारत की परंपरा के साथ भी है। वहां पे भी शैविज्म में वही चीज है जो नॉर्थ में है। पूरा भारत की अखंडता में इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखें तो 5 हेड वही पंचभूतास हैं, और इसमें 10 आर्म्स गायत्री की तरह 10 से डेवलपमेंट है। और जो फूल है वही कमल है, जिसमें आप ब्रह्मा को देख सकते हैं। अगर वैकुंठ को देखेंगे तो लॉर्ड विष्णु की नाभि से जो जहाँ पे ब्रह्मा है, वो भी कमल पे ही बैठे हैं। वो भी जीवन का सत्य है, क्योंकि कितनी कनेक्टिविटी है। मैं सारी सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ। 99% जो सिंबल मैंने देखे हैं सारे गलत हैं। मैं उन्हीं को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैथमेटिक्स है और वो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान है। ये जीवन का सत्य है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो नटराजा शेप में दिया था, और उत्तर भारत में स्पंदन क्रिका में जो चीज दिखाई गई है, वो दोनों एक जैसे ही हैं। अब आगे चलते हैं। और इसी चीज को मैंने गायत्री पिक्चर में जे 1997 में मैंने बनाई थी। इसको मैंने मॉडिफाई करके अखंड के सिंबलों का इस्तेमाल किया है।
इसमें भी आप कमल को देख सकते हैं, रोज को, लोटस को देख सकते हैं, 10 आम को देख सकते हैं, 5 ऐसे। वही दिव्यांक है और कुछ नहीं है। और 1992 में मैंने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें शिव शक्ति कहता हूँ, या शक्ता शक्ति कह सकते हैं। ये मैंने 92 में बनाई थी। और इसमें एक चीज ये है, ये शक्ता और शक्ति के परसेंटेज को दिखाता है। आज या जितनी भी शिव शिव और पार्वती की पिक्चरें हैं, उसमें मेल फेस है, नहीं तो मेल और फीमेल दोनों फेस है, मगर इस पिक्चर में मैंने सिर्फ फीमेल फेस दिखाया था। और दूसरी चीज है, उसमें जो वहां से गंगा जो निकलती है वो लेफ्ट साइड दिखाई गई है दूसरे लोग, मगर मैंने इसे वेस्ट में दिखाया है। शायद इसलिए कि जो भारत, अखंड भारत की परंपरा है, वो पश्चिम में सिंधु रिवर के साथ जुड़ी हुई है, जो कैलाश से निकलती है। जो गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है, वो विशुद्धि चक्र से है। बाकी चीजें वैसी की वैसी ही हैं, इसमें दो कोई नहीं। मैंने इसको बनाया था, अब इसको समझकर ये कह सकता हूँ कि दिव्यांग हकीकत में दो हिस्से हैं, शक्ता और शक्ति। जो शक्ता है 38.1966% है, जो शक्ति है 61.8034% है। वो जो समझ लेगा वो इस चीज को आसानी से समझ सकता है, दिव्यांग को समझ सकता है, कुदरत की हर चीज को समझ सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो गॉडेस गायत्री है वो नियॉन 21 से है। जो भी सोलर सिस्टम हमारा बना हुआ है, स्पाइस पायरेट गैलेक्सी हो, मिल्की वो 10.344 हर्ट्ज बना है। अब जहाँ पे एक विषय उभर के आ जाता है, आज भी दुनिया मानती है कि स्ट्रिंग थ्योरी के आधार पे बना हुआ है, डायमेंशन 11 है, और मैं मानता हूँ कि 11 नहीं है, 10.34419 है। जेवी दिव्यांग का हिस्सा है। जेवी नियॉन 21 से जुड़ा हुआ है। आइसोमर नियॉन 21 मिलके जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसमें जो रोशनी आई थी वो इलेक्ट्रॉन से ही आई थी। आज भी हम उन एटॉमिक पंप की बात करते हैं जो हिरोशिमा नागासाकी में डाले गए थे। बहुत छोटे थे, मगर उनमें इतनी शक्ति है कि बहुत आग जला सकते हैं। वो भी जीवन का सत्य है, सबसे छोटा हिस्सा है, मगर बहुत पावरफुल है। सेम चीज इसमें भी नजर आती है कि जो इलेक्ट्रॉन को समझ पाएगा, उसकी शक्ति को समझ पाएगा, वही कुदरत को समझ पाएगा। और यहाँ पे जो 10 आर्म्स हैं वो नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आदि पराशक्ति के 18 हैं, और अदिति के 2 हैं। ये भी जीवन का सत्य है। अब हम अदिति पे आते हैं। आदित्य और कुदरत के जितने भी प्रोटॉन्स, जो भी पीरियाडिक टेबल है, उसकी जो सबसे छोटा है वो हाइड्रोजन है, जो दूसरा है हीलियम है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो हाइड्रोजन की है, दूसरी मात्रा हीलियम की है। ये भी मैं दुनिया को दिखा चुका हूँ। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, मगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन बम में इतनी शक्ति रखता है जिसकी आपने की संभावनाएं, ये क्वांटम फिजिक्स वालों ने यही दिखाया है। इसमें भी आप ग्रेविटी को ही देख सकते हैं, वो फोर्स है। मैं वो फोर्स की बात कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स को दुनिया के सामने पेश करती है। जो हीलियम है वो इनर्ट है, वो नहीं करता है। मगर ये भी जानता हूं कि इसमें भी बहुत पावर है, मगर वो पावर आप सूर्य भगवान के अंदर देख सकते हैं। जो कोर ऑफ सन है, उसकी जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर की भी 1600 डिग्री है। उस पे बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है, मगर इतनी गर्मी में प्लाज्मेटिक स्टेट में आप देख सकते हैं। उसे ही मैं आकाशभूता कहता हूँ, वही एफल्जेंस है, वही रोशनी है। वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से है। जो हीलियम मेरे अंदर है, मेरी अंतरात्मा है, वो वहीं से आई है, और हम वही जाने वाली है। ये भी जीवन का सत्य मैं दिखा चुका हूँ। अब मैंने ये भी बताया सन और मदर के बीच में एक अलग रिश्ता है, जो दोनों का डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। और डायमीटर ऑफ सन इज 1.3914 मिलियन किलोमीटर है। अगर आप 150 को 1.3914 मिलियन से डिवाइड करेंगे, 108 उभर के आता है। शायद हमारे लोग ये जानते हैं, आकाशविता का मैंने जो सिंबल दिया है वो पेंटागन का है। उसके 5 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर का एंगल 108 ही है। यही जीवन का सत्य है, यही कुदरत भी दिखा रही है। अगर आप देखेंगे
सन के डायमीटर में आप आसानी और अर्थ के बीच में आप 108 सन को ला सकते हैं। 108 suns between earth and sun. Beautiful concept. अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो डायमीटर ऑफ सन है वो भी लिखा है, डायमीटर अर्थ लिखा है, तो आपको लगेगा कि 108 earths can fit into the surface of sun. what precise mathematics. ये विचारधारा मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा लोगों ने देखे हैं, मगर हमारे ऋषि जानते थे कि जब पूजा करना है तो 108 बीट्स होने चाहिए। ये जीवन का एक चीज है, मैं दुनिया को दिखाना चाहिए। वो मैथमेटिक्स समझने की कोशिश कीजिए, क्या साइंस है। अगर उसके आधार पे आप चलेंगे, आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। विदाउट प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान के बिना विज्ञान पे जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट संपूर्णता के साथ होना चाहिए। मैन मेड आइडिया में आप कुछ तक ठीक होंगे, कोई आएगा उससे गलतियां दिखाए और थोड़ा वो संपूर्णता आपको दिव्यांक में मिल जाएगी, जिसके आधार पर सारी टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी और नया विज्ञान प्रज्ञान लिखना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कर पाएंगे। आप मर्थ और मून के बीच में भी 108 को आसानी से देखते हैं। डायमीटर ऑफ मून इज 3478.9 किलोमीटर्स और डिस्टेंस विद मदर अर्थ एंड मून इज 384,400। अब 384,400 को आप 3478.9 से जोड़ें, आप 108 के पास आ जाते हैं। 107 नहीं है, 109 नहीं है। क्या ये भी एक जीवन है? क्यों मैं ये मानता हूं, अगर इंसान को कुदरत के साथ जुड़ना है, उसे अपने आप में सूर्य भगवान को भी देखना है, पिंगला नाड़ी से देखना है, और चंद्र को भी देखना है, ईड़ा नाड़ी से देखना है, और भूमि को भी देखना है सुषुम्ना नाड़ी के। जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को समझ लेगा, वही अपने आप को समझ जाएगा। उसके अंदर ही सारा विज्ञान प्रज्ञान है। इन तीनों को आप सूर्य, चंद्र और भूमि के साथ जोड़ सकते हैं। वही चीज हमारे मंत्रों में दिखाई जाती है, वही चीज गायत्री मंत्र में भी है, वो भी मैं दिखा चुका हूं। यही जीवन का, वो भी 3 हिस्सों में है। अब आगे चलते हैं। मैं अब 2 ऐसे एलिमेंट दुनिया के सामने लाकर पेश करना चाहता हूं, जिसके बारे में शायद दुनिया ने आज तक सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, पहचाना भी नहीं है। मुझे आज भी याद था, आज से 20 साल पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बेंगलोर गया हुआ था, तो वहां डिस्कशन करते हुए, और उसके बाद ग्वालियर में भी एक डिस्कशन के आधार पे एक विषय पे बात आ गई है, क्या एटम में भी कॉन्शियसनेस है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जब मैंने कहा कि एटम में एक कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस के आधार पे ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं और अपना सॉल्ट बना के एक इक्विलिब्रियम लेके आ जाते हैं, जो जीवन के लिए सरल है, सहज है। और जब मैंने वो समझाने की कोशिश की थी, तो किसी को भी समझ नहीं आई थी, उनके सर के ऊपर से। मगर आज मैं एक उदाहरण के साथ एक दिव्य के आधार पर दिखाना चाहूंगा। अगर आप सोडियम एटम एलिमेंट को ले लें, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लेफ्ट पिक्चर में नीचे देखें, 2 अंदर हैं, उसके बाद 8 हैं, 1 बाहर है। जब वो बाहर से निकल जाता है तो वो एटम आयन बन जाता है। उसने एक पॉजिटिव दे दिया है, ये एक अपना सत्य है। और वह दूसरा जो क्लोराइड है, उसका संबंध सोडियम और क्लोराइड का ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इंटरस्टिशियल स्पेस के लिए बहुत जरूरी है। क्यों सोडियम पोटेशियम मिलते हैं, वो हम खाते हैं, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस जरूरी है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, पोटेशियम सेल के अंदर होता है और सेल के बाहर सोडियम क्लोराइड है। ये जीवन का सत्य है। अब जब इलेक्ट्रॉन में 17 है और सोडियम में 11 है, अब जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड में 17 है, उसको एक और मिल जाए तो वो आयन बन जाता है। वो अपने आप में क्लोराइड नेगेटिव है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर दोनों मिलकर जो संतुलन बनाते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसकी शक्ल आप नीचे देख सकते हैं। वो एक क्यूब की तरह बन जाता है, संपूर्ण बन जाता है। उसमें वही चीज आ जाती है जो इनर्ट मैटर में मैं देखता हूं। इनर्ट मैटर की सबसे खूबी है कि वो क्यूबिकल फॉर्म है। सोडियम क्लोराइड भी क्यूबिकल फॉर्म में बन जाता है जब वो इकट्ठा है।
अब बिना पानी के होना चाहिए। अगर पानी डालेंगे तो वो दोबारा आयनिक स्टेज में आ जाएगा और उसकी आइसोमेट्रिक प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ये भी मैं समझा चुका हूँ। मगर सॉल्ट को जाने के लिए वो क्यूबिक फॉर्म, वही चीज़ मैं नियॉन में देखता हूँ, वही हीलियम में देखता हूँ, वही चीज़ मैं आर्गन में भी देखता हूँ। जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर को समझ जाएगा तो ये पता है कि हमारे ऋग्वेद में यही कहा था कि सृष्टि के निर्माण से पहले अंधकार था, कुछ नहीं था। वो अंधकार का मतलब कि वो शून्य था। उसका ये मतलब कुछ नहीं था। मैं आज भी दुनिया को बताता हूँ, शून्य किसी चीज में एम्प्टी नहीं है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि कुदरत शून्य से शुरू होकर बनी है, उसी में सर्कल निकलता है, उससे स्फीयर निकलता है। सारा इंटरचेंजेबल है। जो इंटरचेंजेबल हमारे शास्त्र ऋषियों ने पंचभूतों की तरह से दिखाया है कि जो सबसे सटल है वो आकाश भूता है, वो पेंटागन है, 540 उसकी पावर है, वो एनर्जी है। जिसने एनर्जी को समझ लीजिए, उसमें से आप एनर्जी कम कर लें तो वो वायु भूता है, एक्सपैंड कर रहा है, मगर उसमें भी एनर्जी है। जो एनर्जी है वो अग्निभूता है, वो मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहा हूँ। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर फिर जब एनर्जी और कम हो जाए तो वो पानी में बदल जाता है। जो पानी से एनर्जी और निकालें वो आइस या पृथ्वी बन जाता है। ये पंचभूतों की ट्रांसमिशन इंटरचेंजेबल जो हमारे शास्त्री पहले जानते थे, वो पंचभूतों की बात करते थे, वो तीन भूतों की बात नहीं है। मॉडर्न साइंस में आज भी तीन ही मैटर्स को देखा गया है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो वाटर हो या गैसेस हैं। उसके आगे आगे नहीं जा गया। मगर मैं जानता हूँ क्वांटम फिजिक्स वाले आज प्लाज्मेटिक स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं जो एनर्जी है वो उसमें से निकली है, मगर उसके लिए 1600 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। वही टेम्परेचर सूर्य भगवान की सरफेस पे है और कंडीशन ऐसी होनी चाहिए तो वो एनर्जी बन जाए। तो हम सूर्य भगवान की एनर्जी को ही मानते हैं। मैं आज भी सूर्य भगवान को अपना गुरु मानता हूँ, उनसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारा ज्ञान सूर्य भगवान में ही। यही चाणक्य उपनिषद भी कह चुके हैं, हमारे गुरु भी कह चुके हैं। आज मैं वही जानता हूँ कि मेरी जो अंतरात्मा है वो वहीं से है और जो ज्ञान है वो भी सूर्य भगवान से है। जो सोलर सिस्टम को समझ लेगा अपने आप को संपूर्ण समझ सकता है। आप जो 17/11 के जो रेशो है वही दिव्यांग है, 1.618034। क्या ये इत्तेफाक है? क्योंकि वो के आधार पर ही सोडियम और क्लोराइड एक्स्ट्रा स्पेस इंटरस्टेट स्पेस के लिए जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। यही जीवन का सत्य है। यही चीज मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी दिव्यांग ही है। जब अंदर आता है तो वो पोटेशियम है, मगर जो बाहर है सोडियम और क्लोराइड का बैलेंस ही जरूरी है, वही पावर जरूरी है। उसके आधार पे आप सोडियम पोटेशियम 80 पंप के साथ अंदर जा सकते हैं। ये भी जीवन का सत्य है। इसलिए शायद इंट्रासेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में दोनों पानी के आधार हैं, मगर यहाँ का पानी उस तरफ नहीं जा सकता है, जिसका यानी कि दोनों में संतुलन के लिए सोडियम क्लोराइड को अंदर आने के लिए भी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी चीज मैं दिखा चुका हूँ। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जिसे समझ लेगा वो समझ लेगा कि जीवन का सत्य यही है। ये सिर्फ ग्रेविटी की तरफ नहीं है, ये अट्रैक्शन सिर्फ एलिमेंट के बीच में नहीं है, ये कर्व की बात नहीं है। ये सब कुछ इतना डीप है। जो चीज आप एटम एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स में भी देखते हैं, कंपाउंड्स में भी देखते हैं, ये एक चीज है जो मैं अब दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। दिव्यांग ने मुझे यहाँ तक ले जाकर इसको दिखाने का सौभाग्य मिला है, जिसमें ग्रेविटी में एक थर्ड डायमेंशन मैं डाल पा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब एक और फोर्थ फैक्टर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि देयर इज बायोलॉजी में भी एक ग्रेविटी है। अगर हम अपना परिवर्तन प्रोक्रिएशन देखते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के स्पर्म और ओवम जो जर्म सेल्स हैं जोड़े जुड़े हैं। और उसके लिए जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, स्पर्म में हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। नॉर्मल सेल में हम 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई मेल में देखते हैं और फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम्स प्लस वाई एंड वाई देखे गए हैं। जब वो डिवीजन होती है प्रोक्रिएशन के लिए,
जब स्पर्म बनता है तो वो हैप्लॉइड बन जाता है। इसका मीन्स ऑटोजोम 22 हो जाते हैं, 44 नहीं रहते हैं। फिर एक्स या वाई आ जाता है, तो स्पर्म एक्स या वाई है, वो चीज ऊपर के आ जाती है। ओवम है तो वो 22 प्लस वाई है और 22 बाई वाई ही है, तो उसमें एक चीज संतुलन रहती है। आप मेल के आधार पे लड़का हो तो एक्स होगा, लड़की हो तो वाई होगी। ये भी जीवन का सत्य कहीं ना कहीं देवियों के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जब प्रोक्रिएशन में सृष्टि आगे बढ़े, उसके लिए भी जो दिखाया गया जीवन का वही सत्य है। जो स्पर्म बनने के लिए, ओवम बनने के लिए प्राइमरी से जो आती है, वो भी मियोसिस के आधार पे जब हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, आगे बढ़ता है। फिर दोनों जब मिल जाते हैं, जैसे मैंने नीचे दिखाया हुआ है, ओवम है और स्पर्म है, दोनों में 22 प्लस वाई है ओवम में, 22 बाई एक्स या 22 बाई वाई स्पर्म है। जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट में आके फिर वो डिप्लॉयड बन जाते हैं। डिप्लॉयड में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम भी हो सकता है, वहीं पर भी आके देखिए आप 22 भी बन जाते हैं। प्लस एक्स या वाई होने के आधार पे, या एक्स वाई है तो मेल होगा और वाई एंड वाई है तो फीमेल हो जाएगा। ये भी जीवन का सत्य है। जहां पे भी आप आके ग्रेविटी को, जो अट्रैक्शन है, जो वेट है, जो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जहां ये फोर्थ फैक्टर मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, जो केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, दोनों के जो फैक्टर जहां तक मैं जानता हूँ, आज तक दुनिया में इस चीज के बारे में रिसर्च में किसी ने ना साइंस की है, ना सोचा है, ना समझा है, ना जाना है, ना पहचाना है। और मैं यही चाहता हूं कि दुनिया इसको समझे कि कुदरत की हर लेवल पे ग्रेविटी ही है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है, वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आप इसको हम आगे ले जाते हैं। आप, मैंने दो नए पहलू भी दिए हैं। आप इसको समझने के लिए मैं आपको एक आखिरी पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ, और अखंड अपने आप में एक संपूर्ण है, और दूसरी संपूर्णता में इसमें नजर आती है क्योंकि अखंड में भी यही चीज है जो इसमें है, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें उभार के लाई हैं जो मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न मैथमेटिक्स, सिंबॉलिक लैंग्वेज को और मॉडर्न इंडियन तंत्र तंत्र विद्या या कुंडलिनी चक्र नाड़ी के साथ जुड़ी है, वो दिखाने की कोशिश है। दोनों अलग अलग हैं मगर दोनों एक ही हैं। जो सेंटर की पिक्चर है, अगर आप कोई देखेगा जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस को जानता है, वो जानता है कि ये मेडिकल सिंपल वेस्ट का बनाया हुआ है, उसको यही कहा है कि वेस्ट ने बनाया हुआ है। जो भारत की तंत्र विद्या को जानता है, कुंडलिनी चक्र नाड़ी को जानता है, वो ये कहेगा कि ये भारत की परंपरा है जो सबसे पुरानी है। मगर इसी चीज को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके पुरानी अखंडता को एक तरफ और मॉडर्न साइंस की एक तरफ, दोनों मिलाकर जो दुनिया को इकट्ठा करके दिखाया, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें तीन, एक तो सर्कल है, उसके 48 चीजें, जो रोशनी बाहर जा रही है वो रोशनी है, और जो अंदर है वो तीन हिस्सों में बदला हुआ है, जिसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं, सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली भी कह सकते हैं। अंदर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को देख सकते हैं, वो सूर्य, चंद्रन और भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। जो फ्लाइंग है वो त्रिकुटा माउंटेन है, वो माइंड है जो हवा में उड़ सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है। यही मनुष्य की सोचने की क्षमता है। और उसके ऊपर मैंने जो दिमाग लगाया हुआ है, वही दिमाग है जिसमें 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी बन जाएगी। आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे, आकाश को उसको समझ लेंगे, पहचान लेंगे। जिसने आकाश को उसको समझ लिया, उसको पूरा का पूरा ज्ञान है। आकाश कोश में सारा ज्ञान, सृष्टि के निर्माण से पहले क्या था, सृष्टि के बनाते क्या हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में क्या ज्ञान वहीं पे है। मेरा जो भी ज्ञान है आत्मा के माध्यम से आकाश कोश से आता है, वही दिखाकर मैं दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सेंटर में देखें तो आप 10 चक्रास को देख सकते हैं, 10.344। ये स्ट्रिंग थ्योरी 11 की नहीं है, 10.3441 है। ये भी जीवन का एक सत्य है। जो उसने इसको समझ लिया, तन को समझ लेगा, मन को समझ लेगा, विज्ञान को समझ लेगा, प्रज्ञान को समझ लेगा, सृष्टि को समझ लेगा, ब्राह्मण को समझ लेगा, ब्राह्मण बन के कर सकता है, वो ही संपूर्ण हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।